आज की क्लास में। सो फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए, 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर उसके बाद हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट्स। एक बार प्लीज बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो सब सही है ताकि हम अपनी क्लास को शुरू कर सकें। आ जाइए फटाफट से। प्लीज स्टार्ट अ न्यू बैच। बेटे न्यू बैच ये आप समझ क्यों नहीं रहे हो? हर यूनिट के लिए अलग कोर्स है, तो आप किसी भी कोर्स से शुरू कर सकते हो। अब वो कोर्स में जितनी आप 10 की 10 यूनिट्स तो खत्म करेंगे ना। अगर आप 5वीं यूनिट से कर रहे हो तो आप 5वीं से 10वीं तक तो वो न्यू बैच ही है ना आपके लिए। उसके बाद वो यूनिट्स दोबारा आएंगी, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई वो होने चाहिए। बस आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। बैच वैच का ज्यादा चक्कर में मत आइए। आप यूनिट्स को खत्म कीजिए एक एक करके, है ना, वो ज्यादा जरूरी है। ओके सो कैसा रहा आपका वीकेंड? वैसे तो मुझे लगता है कि वीकेंड पे सब लोग घर पे ही बैठे होंगे, है ना। कोई बाहर तो मतलब मुझे लगता नहीं है गया होगा, क्योंकि जितनी ठंड है लोग रजाइयों में बैठे होंगे, है ना। प्रोडक्टिव रहा। टेम्परेचर तो भाई अब क्या कर सकते हैं, हर जगह पे मतलब कम है। हर जगह पे टेम्परेचर का बुरा हाल ही है। स्पेशल क्लास शायद नहीं होगी, प्लस की क्लासेस ही होंगी, ठीक है। 7:30 की क्लास शायद नहीं होगी, प्लस की क्लासेस सारी होंगी आज, ठीक है जी। स्पेशल हो ना हो बट प्लस की जो 3 क्लासेस है वो होंगी ही होंगी, ठीक है। एक ये होगी, एक 2 बजे और एक 5 बजे। एक पेपर 2 की है बेटा वो 2 क्लासेस, वो तो पेपर 2 की है। चलिए, तो हम इंडियन लॉजिक पढ़ रहे थे, ठीक है। आज हम इंडियन लॉजिक की ना क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे। अपनी चिट चैट को बंद कीजिए थोड़ा सा, है ना। क्लास पे आ जाइए अभी। देखिए अब तो स्टक नहीं होना चाहिए यार। अगर हो रहा है तो आप अपने एंड से एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। चलिए, तो हमने कल मतलब जो हमारी डे बिफोर यस्टरडे क्लास हुई थी, उसमें हमने अनुमान के बारे में पढ़ा था और अनुमान के बारे में कुछ बातों को हमने डिस्कस किया था। तो अभी आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ अनुमान। मतलब अनुमान की कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अनुमान की कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है, अनुमान की कौन कौन सी टाइप्स आप बोल सकते हो, या किस तरीके से इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। प्लीज ध्यान से सुन लो मेरी बात। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब आप ये मान के चलो कि यहां से क्वेश्चन है, वो पूछा जाएगा, ठीक है। ये है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो इसको अच्छे से समझना है एक एक चीज को डिटेल में, ताकि अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आसानी से क्या कर सको, आंसर दे सको। तो बेसिकली 3 तरीके की क्लासिफिकेशन होती है, एक साइकोलॉजिकल बेसिस पे होती है, एक व्याप्ति के बेसिस पे होती है और एक इंडक्शन के बेसिस पे होती है। साइकोलॉजिकल का मतलब होता है जो माइंड से रिलेटेड होता है, व्याप्ति का मतलब होता है जो रिलेशनशिप के बेसिस पे होता है, ठीक है। ये आपका माइंड के बेसिस पे हो जाएगा, दिस इज द बेस्ड ऑन माइंड, एंड दिस इज द रिलेशन विद रिलेशनशिप, मिडल और मेजर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है ना उसको व्याप्ति बोला जाता है, ठीक है। आगे भी पढ़ाऊंगा मैं आपको ये डिटेल में क्या होती है व्याप्ति। और देन आता है इंडक्शन। इंडक्शन में हम पॉजिटिव नेगेटिव चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिलहाल इतना समझ लीजिए। तो साइकोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन है वो 2 तरीके की होती है, एक होती है स्वार्थ अनुमान और एक होती है परार्थ अनुमान। स्वार्थ, स्वार्थ मतलब स्व, स्व, सेल्फ, सेल्फ। जब आप कोई चीज के लिए खुद को कन्विंस करना चाहते हो तो उसको सेल्फ बोलते हैं। और परार्थ मतलब दूसरों को, अदर्स। जब आप दूसरों को कन्विंस करने की कोशिश करते हो तो उसको कौन सा अनुमान बोल देते हैं, दैट इज नोन एज परार्थ अनुमान। उसको कौन सा नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज परार्थ अनुमान, इन फॉर अदर्स। अगर आप अपने लिए इन्फर करना चाहते हो दैट इज बेसिकली नोन एज स्वार्थ अनुमान। और जब आप किसी दूसरे के लिए उस चीज को क्या करना चाहते हो, कन्वे करना चाहते हो, दूसरों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, तो उसके लिए जो अनुमान यूज किया जाएगा उसे कौन सा अनुमान बोला जाएगा, दैट विल बी नोन एज परार्थ अनुमान। उसी तरीके से व्याप्ति के बेसिस पे हमारे पास 3 तरीके का अनुमान है। एक है पूर्वावत, पहले कॉज आता है जिसमें, फिर शेषावत जिसमें पहले इफेक्ट आता है, और सामान्य तो दृष्टा जो कॉमन, जो जनरल, जो मतलब नॉर्मल एज इट एज जो देखने में आपको नजर आता है वो वाला। देन आता है हमारे पास इंडक्शन। देन हमारे पास क्या आता है, इंडक्शन। जो इंडक्शन की बात की जाती है इसमें पॉजिटिव, केवल अन्यायी का मतलब होता है पॉजिटिव, व्यात्रेकी का मतलब होता है नेगेटिव, अन्यायी व्यतिरिकी का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। यहां पर तो मैं सिर्फ एक एक वर्ड में समझाया, अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि स्वार्थ क्या है, परार्थ क्या है, इनको डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। देखो, स्वार्थ का मतलब, स्वार्थ स्व को अर्थ देना है, मतलब अपने, खुद को, खुद के लिए जब आप कुछ सोच रहे हो, वंस ओन कन्विक्शन, जब आप अपनी कन्विक्शन के बारे में सोच रहे हो, आप खुद को कन्विंस करना चाहते हो किसी चीज के प्रति, मतलब अ पर्सन वांट टू इन्फर समथिंग फॉर हिमसेल्फ। जब एक पर्सन खुद के लिए किसी चीज को क्या करना चाहता है, इन्फर करना चाहता है, खुद के लिए किसी चीज को क्या करना चाहता है कि हाँ यार इस चीज का ये मतलब है अपने आप के लिए, तो उसको बोला जाता है स्वार्थ अनुमान। इट इज डिफाइंड एज इन्फरेंस फॉर वंस ओन कन्विक्शन। आप अपनी कन्विक्शन के लिए जिसको यूज करते हो, व्हेन यू यूज इट फॉर योर ओन कन्विक्शन, आप अपनी कन्विक्शन के लिए क्या करते हो, इस चीज को यूज करते हो, यू यूज इट फॉर ओन कन्विक्शन। जैसे a person who perceive a patch of smoke remember that there is a universal relation between smoke and fire, and finally infer there is a patch there is fire in the hill। मतलब जैसे कोई बंदा सिगरेट पीता है तो वो क्या सोचेगा कि अगर पहाड़ी पे आग लगी हुई है और उसमें से धुआं निकल रहा है, तो वो क्या सोचेगा कि भाई मैं जब सिगरेट पीता हूं तो वहां पर भी आग लगती है और धुआं निकलता है। तो उसने अपनी किसी चीज के साथ क्या किया है, उसको कन्विंस किया, ठीक है जी, अपनी किसी चीज के साथ क्या किया है, कन्विंस किया है, अपने साथ क्या किया है, रिलेट किया है। तो स्वार्थ का मतलब होता है जब आप अपने आप को क्या करना चाहते हो, कन्विंस करना चाहते हो, व्हेन यू वांट टू कन्विंस योरसेल्फ, और उसके लिए आप अपनी किसी पुरानी याद को, अपनी पुरानी प्रेडिक्शन, जो पुराना जो आपने कुछ एक्ट किया उसको आप सामने रखते हो। और वहीं पे परार्थ का मतलब होता है जब आप किसी दूसरे बंदे को कन्विंस करना चाहते हो, किसी दूसरे बंदे को बोलते हो कि स्मोक है, उसके लिए आप लोगों को दूसरों को कन्विंस करना पड़ता है, ठीक है जी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें दूसरों को क्या करना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है। और वो है जब हम दूसरे लोगों को क्या करते हैं, अपनी तरफ अपनी बात के लिए कन्विंस करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए अब ये मान के चलो हमारे पास न्याय, पंच न्याय बोल सकते हो आप इसको, एक पंच न्याय सिलोजिज्म है जिसके 5 मेंबर्स हैं, ठीक है। जिसके क्या है, जिसके 5 मेंबर्स हैं।
जिसका निमोनिक मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, PHUUN। पून, पून, PHUUN, ये है आपका प्रतीजना, ये है आपका हेतु, ये है आपका उदाहरणा, ये है आपका उपान्याय, और ये है आपका निगमना। ठीक है जी, ये है आपका निगमना। ये स्टेटमेंट है जिसको आप प्रूव करना चाहते हो। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये स्टेटमेंट होते हैं जिसको आप प्रूव करना चाहते हो। ये आपका क्या है, रीजन, उसको प्रूव करने के लिए जो आप रीजन दे रहे हो। उदाहरण का मतलब होता है एग्जाम्पल, उपान्याय का मतलब होता है रीअफर्म करना, रीअफर्मेशन, और निगमना का मतलब होता है कंक्लूजन। निगमना का मतलब क्या होता है, कंक्लूजन। रीअफर्मेशन बोल सकते हो या आप इसको एप्लीकेशन भी बोल सकते हो, यू कैन कॉल इट एप्लीकेशन। ठीक है, ये हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिख दिया अपन ने, द माउंटेन हैज फायर। किसी चीज को हम प्रूव करना चाहते हैं, वी वांट टू प्रूव, है ना। इस बात को हम अप्रूव करना चाहते हैं, क्यों, रीजन क्या है, बिकॉज इट हैज स्मोक, बिकॉज इट हैज स्मोक। एग्जाम्पल क्या है, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, स्मोक देयर इज फायर। फॉर एग्जाम्पल किचन। एग्जाम्पल किसकी दे दी, किचन की। मतलब यहां पर आप लोगों ने जो एग्जाम्पल देनी है वो एक तरीके से यूनिवर्सल एग्जाम्पल होगी, मतलब जो आपने कहीं पे देखी है। ठीक है, जो आप लोगों ने देखी है। तो यहां पे आप क्या बोल देते हो, माउंटेन हैज, एक सेकेंड, स्मोक एंड स्मोक इज invariably, smoke is invariably associated with fire. With fire, therefore the mountain has fire। ठीक है जी, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। एन फॉर निगमना। निगमन, निगमन मतलब होता है जब आप कुछ कंक्लूड करते हो। निगमना का मतलब होता है जब आप कुछ कंक्लूड करते हो, कंक्लूजन निकालना। देखो सबसे पहले समझो, प्रतीजना का मतलब होता है वो स्टेटमेंट, आप इसको हाइपोथेसिस भी बोल सकते हो। ठीक है, ये आपका हाइपोथेसिस भी होता है। हाइपोथेसिस का मतलब वो चीज जिसको आप क्या करना चाहते हो, जिसको आप प्रूव करना चाहते हो। स्टेटमेंट मतलब वो चीज जिसको आप क्या करना चाहते हो, जो आप, जिसको आप प्रूव करना चाहते हो। वी वांट टू प्रूव इट, सो माउंटेन हैज अ फायर। तो ये आप लोग है, एक स्टेटमेंट है जिसको आप प्रूव करना चाहते हो। द माउंटेन हैज अ फायर, माउंटेन क्या है, माउंटेन पे आग लगी हुई है, फायर है। तो ये हमारी एक स्टेटमेंट है जिसको हम क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू प्रूव इट। क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू प्रूव इट। ठीक है जी, पहली बात ये। दूसरा, फिर
उसके लिए एक रीजन दोगे, ठीक है। आपको कैसे पता चला, ठीक है, आपको कैसे पता चला वहां पे फायर है, उसके लिए फिर आप एक रीजन दोगे। रीजन होती है हेतु। हेतु क्या होता है आपका, मिडल टर्म, याद होगा, मिडल टर्म, मिडल टर्म। तो हेतु है वो आप लोगों की क्या है, मिडल टर्म है। तो आप लोगों ने भी बोला बिकॉज इट हैज अ स्मोक, क्योंकि वहां पे धुआं है। धुएं को देख के आप लोगों को क्या लगा कि वहां पर आग लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पर स्मोक है, धुएं को देख के आप लोगों को क्या लगा कि वहां पर आग लगी हुई है। अब जो उदाहरण दी जाएगी ना, जो एग्जांपल दी जाएगी, वो एक इससे रिलेटेड एग्जांपल दी जाएगी, किसी और कंटेक्स्ट की एग्जांपल दी जाएगी जो एक यूनिवर्सल लेवल पे होगी। मतलब वेयर देयर इज स्मोक देयर इज अ फायर। क्योंकि क्यों एग्जांपल कैसी दे रहे हैं, मैंने किचन में देखा भाई, किचन में देखा, क्योंकि जो गैस होता है वहां पर आग लगाई जाती है, वहां पर धुआं होता है। तो ये एक अलग एग्जांपल दी जा रही है, एक यूनिवर्सल एग्जांपल दी जा रही है, अलग एग्जांपल दी जा रही है, यूनिवर्सल एग्जांपल दी जा रही है। और देन आता उपान्याय, रीअफर्म करना एप्लीकेशन इसी उदाहरण की। ये जो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, अब इसको करंट सिचुएशन पे अप्लाई कर देंगे। मतलब अभी माउंटेन है, स्मोक एंड स्मोक इज इनवेरिएबली एसोसिएटेड विद फायर, क्योंकि जहां पर धुआं होगा इसका मतलब वहां पर आग होगी ही होगी, ठीक है। दोनों के बीच में क्या है, एक इनवेरिएबल रिलेशन है कि ये अगर धुआं है तो इसका मतलब वहां पर आग भी लगी होगी। क्या है, अगर धुआं है तो इसका मतलब वहां पर आग भी लगी होगी। अगर धुआं निकल रहा है तो इसका मतलब वहां पर आग भी लगी होगी, ठीक है जी। अगर धुआं निकल रहा है तो इसका मतलब वहां पर क्या होगा बेटा, आग भी लगी होगी। तो ये रीअफर्म कर दिया उस रिलेशन को, उसी उसी यूनिवर्स, वो जो ये जो एग्जांपल दी थी ना यूनिवर्सल, उसकी अप्लाई कर दी। इसको रीअफर्मेशन बोला जाता है। रीअफर्मेशन या एप्लीकेशन बोल सकते हो। रीअफर्म करना, उसी चीज को दोबारा दोबारा अफर्म करना कि हाँ ऐसा ही हुआ है। देन फिर आएगा आपका निगमन। निगमना का मतलब होता है कंक्लूड करना। फिर आप एंड में क्या कर देते हो, कंक्लूड कर दिया आप लोगों ने कि ठीक है भाई, वहां पर देयरफॉर द माउंटेन है स्मोक, कि वहां पर क्या लगी हुई है, आग लगी हुई है। वहां पर क्या लगी हुई है, आग लगी हुई, ठीक है। अब यहां पर ना दो चीजें होती हैं, एक होता है पोस्टरायरी और एक होता है प्रायर। प्रायरी, पोस्टरायरी और प्रायरी। देखो जब जो आप पहले, प्रायरी मतलब जो पहले की बात होती है, पोस्ट पोस्ट का मतलब होता है बाद। तो आप लोगों ने कैसे याद रखना है, पोस्ट को कैसे रिलेट करेंगे। पोस्ट का मतलब होता है जब आप अपने एक्सपीरियंस की बात करते हो। नॉलेज इज ऑब्टेन्ड थ्रू एक्सपीरियंस, वो वाली नॉलेज जो आपके एक्सपीरियंस के द्वारा मिलती है, ठीक है। एक ऐसी नॉलेज जो आपके कहां से मिलती है, जो आप लोगों के, आप लोगों को कहां से मिलती है, आप अपने एक्सपीरियंस से वो नॉलेज को क्या करते हो, गेन करते हो। यू गेन दैट नॉलेज थ्रू योर एक्सपीरियंस। आप अपने एक्सपीरियंस से उस नॉलेज को गेन करते हो। आप अपने एक्सपीरियंस से उस नॉलेज को क्या करते हो, गेन करते हो। यू गेन दैट नॉलेज फ्रॉम द एक्सपीरियंस। और यहां पर प्रायरी में क्या होता है, आप एक्सपीरियंस नहीं होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंस होता है, ऑब्टेन्ड बाय एनालाइजिंग कंसेप्ट। आप, आपके सामने कंसेप्ट्स होते हैं, आप उन कंसेप्ट्स को क्या करते हो, एनालाइज करते हो। उन कंसेप्ट्स को एनालाइज करने के बाद जो आपको नॉलेज मिलती है, दैट नॉलेज इज कम अंडर प्रायरी। मतलब जो पहले आपको नॉलेज मिलेगी वो कैसे मिलेगी, जो सबसे पहले आप लोगों को नॉलेज मिलेगी वो किस तरीके से मिलेगी, वो आपको मिलेगी कॉन्सेप्ट्स को एनालिसिस करके। थ्योरी बेस्ड होती है, ठीक है। वो जो नॉलेज जो थ्योरी बेस्ड होगी, आप ऐसा समझ लो, वो वाली नॉलेज नॉलेज जो थ्योरी बेस्ड होगी, जिस नॉलेज का बेस थ्योरी होगा वो आपकी प्रायरी मेथड है। और जिसका बेस एक्सपीरियंस होगा, जिसका बेस एक्सपीरियंस होगा, वो आपकी कौन सी हो जाएगी, वो पोस्टरायरी मेथड हो जाएगा। ठीक है जी, दोनों का डिफरेंस समझ आ गया, इज इट क्लियर, दोनों का डिफरेंस समझ आ गया। चलिए, अब यहां पर ना एक चीज याद रखनी है, इसमें काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा जो हमें याद रखनी है। पहली बात तो ये जो स्वार्थ और परार्थ की क्लासिफिकेशन है, इसको गौतम और कन्नड़ के जो सूत्र हैं उसमें नहीं लिखा हुआ।
इसको पृष्ठपदा भाष्य और वैश्विक सूत्र में इसको रखा गया था, मतलब इसकी क्लासिफिकेशन वहां से ली गई। ठीक है, यहां पर आप लोगों ने दो चीजें याद रखनी है। ठीक है, यस, फर्स्ट देयर विल बी प्रायरी, सेकंड विल पोस्ट वाइड। ऑब्वियस देखो, पहले ग्रेजुएशन होती है फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, तो पोस्ट वर्ड जो होता है वो बाद के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जो पोस्ट वर्ड होता है वो हमेशा किसके लिए यूज किया जाता है, वो बाद के लिए यूज किया जाता है कि बाद में क्या हो। पोस्ट वर्ड हमेशा किसके लिए यूज किया जाता है, बाद के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, पोस्ट को हम किसके लिए यूज करते हैं बच्चे, बाद के लिए यूज करते हैं। अब यहां पर आप लोगों ने दो चीजें याद रखनी है, वो समझ लो। जब हम सवारत की बात करेंगे, सवारत के लिए अगर हम, जैसे ये पंच न्याय सिलोजिज्म है। ठीक है, पंच न्याय सिलोजिज्म है जिसके अंदर 5 मेंबर्स हैं। ठीक है, और उनका अपना अपना रोल है, उनकी उनकी अपनी अपनी खासियत है, पांचों का अपना अपना रोल है, अपनी अपनी खासियत है। अगर मैं अपने आप को कन्विंस करना चाहता हूं सवारत, तो मुझे कितने मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी, मुझे 3 मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन से हो सकते हैं, वो फर्स्ट 3 हो सकते हैं या फिर लास्ट 3 हो सकते हैं। मतलब अगर मैं 3 को भी यूज करके अपने आप को कन्विंस करना चाहूंगा, आई कैन इजीली कन्विंस। कहने का मतलब क्या हुआ कि सवारथ अनुमान में या तो मैं इन तीनों को इस्तेमाल कर सकता हूं तो भी मेरा काम चल जाएगा, या फिर मैं इन तीनों को इस्तेमाल कर सकता हूं तो भी मेरा काम चल जाएगा। मतलब मेरे को उदाहरण तो लेनी पड़ेगी, है ना, मेरे को उदाहरण तो लेनी पड़ेगी, चाहे मैं स्वारथ अनुमान की बात कर रहा हूं चाहे मैं परारथ अनुमान की बात कर रहा हूं, मुझे एग्जाम्पल है वो लेनी पड़ेगी। पहली बात तो ये तो स्वारथ के बारे में बता दिया आप लोगों को मैंने। ठीक है जी, स्वारथ के बारे में आप लोगों को बता दिया। और अगर मैं आप लोगों को एक साइड पे परारथ भी लिख दूं, परारथ अनुमान के लिए मुझे ऑल 5 मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी कन्विंस करने की। ठीक है जी, वहां पर कोई वो नहीं है कि आप 2 यूज कर लो, 3 यूज कर लो, पांचों के पांचों मेंबर्स को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। वी हैव टू यूज ऑल 5 मेंबर्स। ठीक है, हमें 5 मेंबर्स को यूज करना पड़ेगा अगर हम क्या करना चाहते हैं, हम सामने वाले को कन्विंस करना चाहते हैं। राइट, सो ये है आपका 5 मेंबर जिससे बेस बना के आप लोगों को काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये वो पंच न्याय सिलोजिज्म है। दिस इज योर 5 मेंबर साइलॉजिज्म, जिसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है क्या करने के लिए, किसी को कन्विंस करने के लिए, अपने आप को कन्विंस करना हो चाहे दूसरों को। यस, ये सीक्वेंस है। 1 नंबर पे ये आएगा, 2 पे ये आएगा, 3 पे ये आएगा, 4 पे ये आएगा और 5 पे ये आएगा। ठीक है, ये इसी तरीके से याद रखने हैं, इसको आगे पीछे नहीं करना। ठीक है जी, इसको आगे पीछे नहीं करना, ये सीक्वेंस एज इट एज ही याद करना है। राइट, तो ये आप लोगों का अनुमान है। अब उसके बाद आता है नेचर ऑफ व्याप्ति। अब इसको भी समझना, व्याप्ति का मतलब होता है रिलेशनशिप, मिडल और मेजर टर्म के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, आग और धुएं के बीच में जो रिलेशन है। ठीक है, व्याप्ति का मतलब होता है एक यूनिवर्सल रिलेशनशिप। यूनिवर्सल रिलेशनशिप समझ रहे हो ना, यूनिवर्सल रिलेशनशिप कि भाई दोनों टर्म्स के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप है जो यूनिवर्सल है, मतलब जो हर जगह पे पाया जाएगा, जो एक जगह पे नहीं है, जो हर जगह पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। हर जगह पे देखने को मिलेगा। तो इसके बेसिस पे ना 3 तरीके से क्लासिफिकेशन कर रखी है। एक है पूर्ववत, पूर्ववत या पूर्वावत, जो भी इसको बोल सकते हो, और एक होता है शेषवत। देखो, पूर्व का मतलब क्या है, पहले कॉज आएगा, पहले कॉज आएगा और बाद में उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है जी, पहले क्या देखा जाएगा, पहले भाई साहब कॉज आएगा, कॉज के बाद बहन जी इफेक्ट आएगा। जब इस तरीके से हम चीजों को देखते हैं तो उसको बोलते हैं पूर्वावत। और जब पहले इफेक्ट दिख गया, ठीक है, पहले बहन जी इफेक्ट दिख गया, अब भाई साहब कॉज की बात करेंगे, तो अगर कुछ इस तरीके से चीजें देखने को मिल रही हैं, इफेक्ट पहले है और कॉज बाद में है, तो उसमें आप क्या बोल सकते हो, उसको शेषावत इन्फरेंस बोल सकते हो।
ठीक है जी, समझ रहे हो? अब इसका मतलब क्या है, देखो समझने की बहुत सिंपल सी एग्जांपल आप लोगों को बताता हूँ, बहुत ही साधारण, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील कन्या एग्जांपल वाला देता हूं आप लोगों को। एग्जांपल क्या है, जैसे आप लोगों ने क्लाउड को देखा, आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने क्लाउड को देखा, और क्लाउड से आप लोगों ने क्या प्रिडिक्ट किया कि क्या होगी, बारिश, क्या होगी, रेन होगी, है ना, टिप टिप बरसा पानी, है ना। तो जब आपने क्लाउड को देखा और उससे आपने इन्फर कर दिया कि टिप टिप पानी बरसेगा, तो इसका मतलब पहले हमारे पास क्या है, कॉज है। कॉज हमने पहले देख लिया और उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, हम इफेक्ट की बात करेंगे कि भाई इफेक्ट तो बाद में देखने को मिलेगा, जो इफेक्ट देखा जाएगा वो तो बाद में ही देखा जाएगा, ठीक है, जो इफेक्ट देखा जाएगा वो तो बाद में ही देखा जाएगा। क्योंकि अगर आज हम देख लिया कि हाँ भाई वो है मतलब बादल हैं, ठीक है, एकदम से काले काले तेरी जुल्फों जैसे, तो इसका मतलब है बारिश भी आने वाली है तेरी आंसुओं जैसी। वाह, इतनी बड़ी बड़ी छोड़ते हैं शायर, है ना। चलिए, तो ये आप लोगों की किसकी एग्जांपल है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूर पूर्वावत अनुमान। पूर्वावत अनुमान की एग्जांपल है, पूर्वावत अनुमान की एग्जांपल है। और अगर 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 आप लोगों ने पहले क्या देखा, आपने पहले मड देखा, मड समझ रहे हो ना, मडी वाटर लिख देते हैं, थोड़ा इज्जत दे देते हैं। पहले आपने मडी वाटर देखा और उसके बाद आपने ये देखा कि भाई यहां पे तुपका तुपका बारिश हुई होगी। तो ये आप लोगों ने पहले इफेक्ट देखा, क्योंकि पहले तो आपने कीचड़ देखा, उसके बाद फिर आप वापिस गए, फिर आपने कॉज देखा कि यार बारिश हुई होगी। समझ रहे हो ना, है ना, समझ रहे हो। तो ये क्या हुआ, ये आप लोगों का सिसावत अनुमान हो गया। ये आप लोगों का कौन सा अनुमान हो गया, सिसावत अनुमान हो गया। दिस इज योर सिसावत अनुमान। ठीक है जी, बोलो ना। समझ आ गया जी। सेकेंड एग्जांपल में बच्चे पहले आपने कीचड़ को देखा, वो कीचड़ क्यों हुआ है, क्योंकि उससे पहले बारिश हुई होगी, है ना। तो इसका मतलब आपने पहले इफेक्ट देख लिया, है ना, आपने इफेक्ट देख लिया। चलो मैं दूसरी एक और एग्जांपल दे देता हूं जिससे आप शायद ज्यादा रिलेट कर पाओ, ये इससे आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे। ये आप हो, ये आपका दोस्त है। हाय सर जी, इतने सुंदर दोस्त हमारे हैं। तो अगर आपका दोस्त आपको ये बोलता है कि वो जो सामने सुंदर सुशील कन्या खड़ी है उसके पास मैं शादी का प्रपोजल लेके जाऊं, तो ये है पूर्वावत, क्योंकि आपने अनुमान लगाया कि अब इसकी होगी पिटाई। समझ रहे हो ना, अब इसकी होगी पिटाई क्योंकि ये खाएगा मार। सिंपल। तो ये अगर जाएगा, आपको ये बता के जा रहा है कि मैं जा रहा हूं, तो आप ये गैस कर सकते हो कि इसकी होने वाली है पिटाई। ठीक है, इसकी पिटाई होने वाली है।
तो ये हुआ आप लोगों का पूर्वावत अनुमान। और शेषावत का मतलब ये आपको बता के नहीं गया, ये आ रहा है, इसके यहां पे ना 7 नंबर छपा हुआ है और इसकी जो गाल है ना वो अंदर की तरफ धसी हुई है। फिर आपने इसको देखा एकदम से ऐसे पास करके, ऐसे ध्यान से देखा आपने देखा 7 नंबर और अंदर की तरफ धसा हुआ है। आपने गैस कर लिया कि ये साधारण निशान नहीं है, ये सैंडल के निशान है, ये सैंडल, ये हील वाली निशान है। तो उससे आप लोग क्या सोच सकते हो कि अगर इसके ये सैंडल के निशान है तो ये एक इफेक्ट नजर आ रहा है आप लोगों को, तो आप कॉज पे पहुंच सकते हो कि भाई साहब को आज पिटाई हुई होगी। ठीक है जी। अब दोनों में से जो एग्जांपल आप लोगों को याद रखनी हुई, आप वो वाली एग्जांपल याद रख सकते। ठीक है जी, चलिए, तो ये हो गया। और उसके बाद होता है एक सामान्य तो दृष्ट। ये आपका सामान्य होता है, जनरली व्हाट इट लुक लाइक, जनरली एज इट एज, मतलब इसमें कुछ खास नहीं होता। समथिंग चेंज इट्स पोजीशन ड्यू टू मूवमेंट, एज इट एज जो कॉमन सेंस की बात करते हैं। द सन टू चेंजेस इट्स पोजीशन, द सन हैज मूवमेंट ऑल्दो मूवमेंट इज नॉट सीन। ठीक है, कि सूरज है वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है बट वो हमें पता नहीं चलता, तो वो जनरलाइज होती है। ठीक है, वो जनरलाइज होती है उस चीज से। ठीक है, तो उस चीज को भी हम बोल देते हैं कि ये एक सामान्य तो दृष्टांत, मतलब जिसमें आप चीजों को जनरलाइज करते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं, आप चीजों को क्या करते हैं भाई, जनरलाइज करते हो कि भाई यहां पर यूनिफॉर्मिटी है, एक तरीके से क्या है, यूनिफॉर्मिटी। तीसरे को ही एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, प्रेजेंट एज इट एज, मतलब जिसमें कुछ खास नहीं होता, आप ये बस गैस करते हो, आपको वो चीज एज इट एज नजर आती है कि ये इसी तरीके से है। ठीक है, चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, अच्छा इसी के हिसाब से है, अकॉर्डिंग टू अनदर इंटरप्रिटेशन पूर्वावत को प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंस बोल दिया जाता है, शेषावत को आप इलिमिनेशन बोल देते हो, और सामान्य तो दृष्टांत को एनालॉगी बोल देते हो। एक और आचार्य चरक थे, उन्होंने इसको ना, इन्हीं 3 क्लासिफिकेशन को ना काल के साथ रिलेट कर दिया। काल समझ रहे हो ना, काल, काल का मतलब क्या होता है, काल का मतलब समय, समय ना, टाइम। तो उन्होंने क्या कर दिया, इस क्लासिफिकेशन को काल के साथ रिलेट कर दिया। क्या कर दिया बेटा, काल के साथ रिलेट कर दिया। काल के साथ उसने बोला कि जो काल है वो कितने तरीके का होता है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, मिसकाल, है ना। चलो, 4 तरीके की होते हैं, 3 होता है ना, हाँ, मिसकाल तो नया आ गया, ये आजकल का नया। एनालॉगी का मतलब होता है जब दो चीजों को बेटा मैच किया जाता है। एनालॉगी बताया था ना, चांद सा रोशन चेहरा, है ना, वो वाला। तो उसने 3 तरीके से बोल दिया। उसने पहला बोला अतीत काल। अतीत काल मतलब पीछे की तरफ जा रहे हो, इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका है, गाल पे कान का सैंडल का निशान छप चुका है, तो पीछे की तरफ देखा कि पहले क्या हुआ। लाइक जैसे यहां पर एक एग्जांपल लिखी हुई है, when one see a pregnant lady he infer the past sexual intercourse, मतलब पास्ट इवेंट्स की तरफ जाते हो, यू गो टू द पास्ट। पास्ट का मतलब पीछे की तरफ जा रहे हो, दैट इज पहले आप इफेक्ट देख रहे हो, उसका कॉज बाद में देखा जा रहा है। दूसरा अनागत काल। अनागत का मतलब फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब क्या हुआ, जब आप एक सीड को देखते हो कि ये आज आपने पौधा लगा दिया है, तो इससे फ्यूचर में क्या होगा, एक पेड़ बन जाएगा। क्या हो जाएगा, एक पेड़ बन जाएगा। उसको आपने क्या नाम दे दिया, अनागत काल। और एक आया वर्तमान काल, वही द नॉलेज ऑफ फायर, जिसको आप जनरलाइज कर देते हो, जो सामान्य तो दृष्टांत की बात थी। सामान्य तो दृष्टांत के बारे में आज की ही बात हो रही है, जनरलाइज किया जा रहा है चीजों, क्या किया जा रहा है, चीजों को जनरलाइज किया जा रहा है कि ये तो एज इट एज ही है, प्रेजेंट, 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 आज की बात आज ही की जा रही है।
ठीक है जी, एज इट एज, दैट इज द बेसिक क्लासिफिकेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आती है वो आती है इंडक्शन के बेसिस। इंडक्शन के बेसिस पे मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था इंडक्शन के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होगी वो पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। देखो यहां पर ना ये वर्ड है, ठीक है, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स को क्या करना है आप लोगों ने दिमाग के अंदर बिठा लेना है, ठीक है जी। ये वर्ड्स ऐसे हैं बेटा जिनको आप लोगों ने दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ इन्फेरेंस के बेसिस पे नहीं होंगे, इसको बेस बना के और भी बहुत सारी चीजें आगे आएंगी। यहां पर जो सबसे पहली बात लिखी हुई है वो लिखी हुई है केवल अन्यायी। जहां पर आप लोगों ने ये वर्ड सुना केवल अन्यायी, तो आपने क्या समझना है कि यहां पर पॉजिटिव या फिर प्रेजेंस की बात हो रही है, प्रेजेंस अलोन। मतलब मिडल और मेजर टर्म है उसमें एक यूनिफॉर्म एग्रीमेंट है, दोनों चीजें प्रेजेंट है, मतलब दोनों चीजें प्रेजेंट है, प्रेजेंट होने की वजह से एक रिलेशन देख रहे हैं। जैसे all knowable objects are nameable, the port is nameable, the port is knowable object, therefore the port is nameable। मतलब समझ रहे हो ना, तीनों चीजों के बारे की प्रेजेंस के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, पॉजिटिव चीज के बारे में बात हो रही है। तो जहां पर केवल अन्यायी वर्ड आ गया दैट इज पॉजिटिव इन्फरेंस, दैट इज व्हाट वी कॉल इट इज अ पॉजिटिव इन्फरेंस। कौन सा इन्फर हो गया बेटा ये, इट इज अ पॉजिटिव इन्फरेंस। यहां पर हम पॉजिटिव की बात करेंगे, हम प्रेजेंस की बात करेंगे कि यहां पर वो प्रेजेंट है, यहां पर वो प्रेजेंट है। जब आप प्रेजेंस के बारे में बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेजेंस, हम प्रेजेंस के बारे में बात करते हैं। और उसके बाद अन्यायी तिरेकी, तिरेकी देखो इसके स्पेलिंग है तिरेकी, मतलब जैसे हिंदी हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश तो नहीं होगा, अंग्रेजी तो नहीं है, हिंदी या पंजाबी में जैसे बोलते हैं ना तेरा की, तेरा की, यहाँ मतलब किसी को बोलते तेरे को क्या बे, समझ रहे हो ना, ऐसा बोलते हैं ना, तेरे को क्या बे, तेरा क्या, ऐसे बोल देते हैं ना कई बार हम, है ना। जैसे मूवीज में देखा होगा ना, कोई बंदा सिगरेट पी रहा होता है ना, तो कुछ लोगों को एक दूसरे के काम में टांग अड़ाने की आदत होती है ना, से बोलता है सिगरेट मत पी, मतलब तेरे बाप के पैसे की पी रहा हूं क्या, ऐसा होता है ना, समझ रहे हो, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने। दुनिया के 80% लोग ऐसे होते हैं जिन दूसरों के काम में टांग अड़ाने की आदत होती है। आपको हर जगह पे ऐसे लोग मिल जाएंगे। जैसे कोई बंदा ना, स्कूटर किसी का खराब हो गया है ना, किसी का स्कूटर खराब हो गया, वो बंदा बेचारा स्कूटर ठीक कर रहा है, लगा हुआ है बेचारे का, स्कूटर खराब हो गया, कभी उसको सीधा कर रहा है, कभी उल्टा कर रहा है, उसको सही करने की कोशिश कर रहा है। पास में से कोई बंदा टूटी हुई चप्पल पहन रखी होगी, जिसके पास खुद के पास साइकिल भी नहीं होगा, से आके बोलेगा प्लग चेक करो, प्लग प्लग निकाल के दोबारा डालो सही हो जाएगा। अरे भाई जिसका कब स्कूटर है वो कर रहा है, तेरे को क्या जरूरत पड़ी हुई है ना, निकल जा तू, वो बेचारा कर लेगा, सलाह देने की क्या जरूरत है ना? वो होते हैं, वो अलग होते हैं। वो सर्दियों में आप लोगों ने देखा होगा ना, सड़क पे जाते हो ना लोग, जमीन पे वो चटाई सी बिछा के ना उस पे मूंगफली बेचते हैं, मूंगफली बेचते हैं, उसके पास ऐसे बैठ जाएंगे ना, बातें करते रहेंगे, साथ में मूंगफली खा लेंगे। मुझे लगता है इंडिया और चाइना की लड़ाई हो जाएगी, खा रहे हैं साथ में। वो बंदा 2-3 मिनट तो देखता है, जब 3-4 बार खाता है ना, फिर वही बंदा बोल देता भाई इंडिया और चाइना की हो ना हो, तेरी और मेरी होने वाली है, यहां से उठ जा। समझ लो ना, ये वो वाले लोग होते हैं। तो तेरा की का मतलब यही है कि भाई तेरे को क्या, तू तू जा, भाड़ में जा।
तो यहां पर जो मिडल और मेजर के बीच में रिलेशन है वो टोटल एब्सेंस के बेसिस पे होता है। किसके बेसिस पे होता है? टोटल एब्सेंस के बेसिस पे होता है। किसके बेसिस पे होता है? एब्सेंस के बेसिस पे होता है। The earth has smell, sorry, what is not different from other elements has no smell. The earth has smell, therefore the earth is different from other elements. तो यहां पर हम नेगेटिव चीज से क्या करते हैं, कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहां पर नेगेटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव या फिर एब्सेंस। तेरेकी का मतलब एब्सेंस या फिर नेगेटिव। एब्सेंस की बात होगी या फिर नेगेटिव। ठीक है जी। साध्या तो मिडिल टर्म वो होता है ना, मेजर टर्म होता है, नेगेटिवली रिलेटेड टू साध्या। ठीक है जी, साध्या मेजर टर्म। और देन आएगा, देखो यहां पर अन्यायी भी है, अन्यायी और व्यतिरेकी भी है, दोनों ही है। पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। मतलब यहां पर रिलेशन तब क्रिएट होगा, रिलेशन तब बिल्ड होगा जब आप पॉजिटिव भी बोल रहे हो और साथ में आप नेगेटिव भी बोल रहे हो। दोनों को मिला के रिलेशन क्रिएट होगा, जहां पर एक बार पॉजिटिव और दूसरी बार नेगेटिव। मतलब एक बार दोनों प्रेजेंट और एक बार दोनों एब्सेंट। एक बार दोनों प्रेजेंट और एक बार दोनों एब्सेंट। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ऑल स्मोकी ऑब्जेक्ट आर फायरी, द हिल इज स्मोकी, देयरफॉर हिल इज फायरी। यहां पर पॉजिटिव है, जो ये जो फायर और हिल है जो पॉजिटिवली रिलेट करते हैं। The no non-fiery object is smoky, the hill has smoky, therefore the hill has no smoky। तो समझ रहे हो ना, तो ये एक नेगेटिव रिलेशन बना दिया, यहां पर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव दोनों। ठीक है जी, तो मैं तीनों को रिपीट कर देता हूं। केवल अन्यायी का मतलब होता है जब मिडल और मेजर टर्म के बीच में जो रिलेशन है वो प्रेजेंस का होता है, वो पॉजिटिव होता है। केवल अन्यायी व्यतिरेकी में जब नेगेटिव रिलेशन होता है, और अन्यायी व्यतिरेकी में जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिलेशन की बात की जाती है। किसकी बात हो रही है बेटा? पॉजिटिव और नेगेटिव, हम दोनों ही रिलेशनशिप्स को क्या करते हैं? अंडरस्टैंड करते हैं। दोनों ही रिलेशनशिप्स को हम क्या करते हैं? अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है जी, इज इट क्लियर? ओके, देखो इसकी एग्जाम्पल भी पेट एग्जाम्पल हैं, मैं फिर से बता रहा हूं। ना तो आपको इसकी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल मिलेंगी, ना आपको इसका एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगा। ये टू दी पॉइंट चीजें हैं, अगर आपने इतना ही याद कर लिया आपको इसी के बेसिस पे नंबर मिल जाएंगे। तो बस ये ध्यान रखो। पहला क्या है? केवल अन्यायी का मतलब हुआ जब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जब हम पॉजिटिव रिलेशन की बात करते हैं। ऑल नोएबल ऑब्जेक्ट्स आर नेमेबल, पोर्ट इज नोएबल और देयरफॉर पोर्ट इज नेमेबल। केवल अन्यायी का मतलब होता है जब कोई चीज नेगेटिव आ गई। और अन्यायी व्यतिरेकी की तो पहचान ही बहुत सिंपल है, दो अलग अलग स्टेटमेंट्स दी होंगी, एक में उसको पॉजिटिवली प्रूव किया होगा और एक में उसको नेगेटिवली प्रूव किया होगा, बात खत्म। कॉन्स्टिट्यूएंस होता है मतलब एक रिलेशन जो यूनिवर्सल रिलेशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? किसी किसी अनजान लड़की को छेड़ोगे तो पिटाई होगी, ये एक यूनिवर्सल रिलेशन है। समझ रहे हो ना? बादल है तो बारिश होगी, ये यूनिवर्सल रिलेशन है। दिस इज समथिंग कॉन्स्टिट्यूएंस, वो यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंस है जो हर जगह पे ही पाया जाएगा, जो हर जगह पे ही पाया जाएगा। ठीक है जी? अरे बेटा दिख तो रहा है यार, यहां पर मेरे को बताओ कुछ नेगेटिव नजर आ रहा है? तो यहां पर तो पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव नजर आ रहा है। यहां पर नॉन नो स्मेल से क्या समझ सकते हो? नेगेटिव है। और यहां पर पहली चीज पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव है, क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। ऐसे ही याद करना है, इतना ही है, इससे ज्यादा अंदर तक घुसने की भी जरूरत नहीं है। और अगर इतना भी याद कर लिया दैट इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ है। ये देखो, केवल अन्यायी का मतलब हुआ एग्रीमेंट इन प्रेजेंस, केवल व्यतिरेकी का मतलब होता है एग्रीमेंट इन एब्सेंस। और देन आता है अन्यायी व्यतिरेकी,
एग्रीमेंट इन एब्सेंस और प्रेजेंस। इसके साथ ना एक अंग्रेज था जिसका नाम था मिल्स, उसने इसको अपने हिसाब से प्रेजेंट किया था, वो शायद आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। ठीक है, पहले तो तीन चीजें समझ आई, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तरीके से याद रखना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव तरीके से याद रखना है, और जहां पर पॉजिटिव भी है कुछ और नेगेटिव भी है तो वहां पर भी याद रखना है। ठीक है, इसकी एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है। जॉन स्टुअर्ट मिल है, एक 1806 में पैदा हुआ, 1873 में मर गया था। इसने एक मिल्स का मेथड दिया था, इसने एक मिल्स का मेथड दिया था। मिल्स के मेथड में इसने इस क्लासिफिकेशन को एग्रीमेंट के बेसिस पे बताया। कैसे, देखो ध्यान से समझना, सिर्फ एग्जांपल को दिमाग में रखना, याद नहीं करना। देखो एक एग्जांपल है, सपोज योर फैमिली वेंट आउट टुगेदर फॉर अ बफेट डिनर। आपकी फैमिली है वो डिनर के लिए जाती है, जैसे घर में आते हैं तो सब लोग क्या करते हैं, सब लोगों के पेट में गुड़ू 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 होना शुरू हो जाता है। तो अब इस चीज को देखने के लिए, क्योंकि सब लोगों को गुड़ू 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 हो रहा है, तो ये देखने के लिए जो गुड़ू गुड़ू हो रहा है उसका रीजन क्या है, तब हम एक चार्ट बनाते हैं ये चेक करने के लिए कि गुड़ू गुड़ू क्यों हुआ। तो ये देखा कि वहां पर खाने वाली चार चीजें थी, वहां पर खाने वाली चार चीजें थी। कौन कौन थी, ऑयस्टर थी, बीफ थी, सैलेड था और नूडल्स थे। चार चीजें थी वहां पर खाने के लिए, और जो मम्मी है सब खा गई, कुछ नहीं छोड़ा मम्मी ने। पहले ऑयस्टर खाया, फिर बीफ, फिर सैलेड और फिर नूडल्स। और फिर पिताजी, पिताजी बोले सलाद कौन खाता है, पैग लगा के साइड पे चले गए पिताजी। बाकी सारी चीजें, बीफ भी नहीं खाया, नूडल्स और ऑयस्टर के साथ पैग लगाया और साइड पे। बहन है वो ऑयस्टर और बीफ के साथ गुजारा कर लिया, और तुम हो, तुमने नूडल्स भी नहीं खाए, तुमने बीफ नहीं खाया, तुमने सैलेड खाया और ऑयस्टर खाया। अब यहां पर सब लोग बीमार हो गए, तो बीमार होने का एक कॉमन रीजन रहा होगा, है ना, सब लोग बीमार रहे हैं, तो इसका मतलब सबने कोई एक ऐसी चीज खाई होगी जिससे सब लोग बीमार हो गए। कौन सी ऐसी चीज जो चारों ने खाई है, दैट इज ऑयस्टर। इसका मतलब ये जो ऑयस्टर है, ये खाने से सारे का सारा खानदान क्या हो गया, बीमार हो गया। तो इसको बोलते हैं प्रेजेंस, कि इसकी प्रेजेंस की वजह से सब लोग क्या हो गए, बीमार हो गए। इसकी प्रेजेंस की वजह से सब लोग क्या हो गए बेटा, बीमार हो गए। बात समझ में आई? अब जा रहा है भेजे में। देखो अंग्रेजों के खाने की चीज है, अंग्रेजों के खाने की चीज में हाथ नहीं पैर, हाथ पैर नहीं करते हैं। आपको पेपर में नहीं पूछा जाएगा, हमें अपनी दाल मखनी चटनी पकौड़ों पे ही कायम रहना है। ठीक है, वो आप लोगों के सामने इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन तुम एकदम से सख्ती से पनीर के पकौड़ों पे डटे रहना। ये तो हो गया उसका मेथड ऑफ एग्रीमेंट, जहां पर सब लोग मिल रहे हैं, मतलब मिलजुल के, मिल के क्या हुआ, गुजारा हो गया। क्या हो गया, मिले नसीबों से और गुजारा हो गया। और देन आएगा डिफरेंस। अब डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, कि किसी ने कुछ नहीं किया तो इस वजह से वो बीमार नहीं हुआ। कैसे, फॉर एग्जांपल देखो, ऑयस्टर सबने खाया, बीफ सबने खाया, नूडल सबने खाए, सैलेड सिर्फ तुमने नहीं खाए, इस वजह से तुम बीमार नहीं हुए। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, कि कोई चीज ना होने से जो इन्फर हो रहा है, किसी चीज की एब्सेंस से जो आप इन्फर कर रहे हो, तो वो क्या है, दैट इज समथिंग, कि हाँ भाई इसकी एब्सेंस थी। सर आप आज दो विंग्स देख रहे, आपके दो विंग्स, पंछी हूं क्या मैं, ऐसे ऐसे उड़ता हूं क्या? तो यहां पर क्योंकि एब्सेंस की बात हो रही है, नेगेटिव की बात हो रही है, तो यहां पर सिर्फ तुम हो जिसने सैलेड नहीं खाया, सिर्फ तुम हो जिसने सैलेड नहीं खाया, इस वजह से तुम बीमार नहीं। इट इज नॉट ग्रीन कलर, ये ग्रीन नहीं है यार, इसको कोई और कलर बोलते हैं, ग्रीन नहीं है ये, नाम नहीं पता मेरे को। पपीता तो नहीं बोलते, नहीं, अच्छा पपीता नहीं, पिस्ता लिखा हुआ, अच्छा
मिंट है, यस इट इज मिंट, यस इट इज अ मिंट कलर, या इट्स मिंट। तो यहां पर सब लोगों ने खाया था, इस वजह से सब बीमार हुए। यहां पर तुमने नहीं खाया, इस वजह से तुम बीमार नहीं हुए। तो इसका मतलब दिस इज योर मेथड ऑफ डिफरेंस। ठीक है जी, इसको आप लोगों को क्या नाम दिया गया है? दिस इज व्हाट वी कॉल मेथड ऑफ डिफरेंस, मेथड ऑफ डिफरेंस। और तीसरा जिसमें सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, मतलब ऑस्टर जिसमें जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ। ठीक है, ये बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिकली चीजें समझानी थी तो वो आप लोगों को इसके बेसिस पे समझा दी। ठीक है, मिल्स का मेथड वैसे पूछा नहीं गया आप लोगों से, याद रखिएगा। मेथड पॉजिटिव है वो अन्यायी केवल अन्यायी है, जो एब्सेंस वाला है या डिफरेंस वाला है वो आप लोगों का व्यतिरेकी वाला है, अन्यायी व्यतिरेकी, और अन्यायी व्यतिरेकी और ये जो है वो आप लोगों का ज्वाइंट मेथड। दिस इज योर ज्वाइंट मेथड। ये आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? ये ज्वाइंट मेथड हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल ज्वाइंट मेथड। ठीक है जी, एक्चुअली पता है, अरे मैं बताता हूँ, 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, मैं आपको इस चीज का आंसर देता हूँ। मैं इस चीज का आपको आंसर देता हूँ। ये जो आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो कि सर कमेंट इग्नोर कर दिया या ये कर दिया, मैं उसका आपको एक रीजन बताता हूँ। मुझे नहीं पता ये वैलिड रीजन है या नहीं, कि ये रीजन सही है या नहीं है, या मेरे दिमाग ने इसको बनाया है ना। जैसे आपने बोल दिया कि सर आज आप अच्छे लग रहे हो, है ना, मेरे को समझ नहीं आता उस पर मैं पॉजिटिवली एक्ट करूं या नेगेटिवली एक्ट करूं। पॉजिटिवली तो ऐसा लगता है कि हाँ मैं अच्छा लग रहा हूं, तो इस वजह से मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से लगना चाहिए, मुझे आपको पॉजिटिवली तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए, आपको थैंक यू करना चाहिए। बट साथ में मेरे को नेगेटिविटी भी दिखनी शुरू हो जाती है कि सर आप आज अच्छे लग रहे हो, इसका मतलब पहले अच्छे नहीं लगे कभी किसी भी कपड़ों में, अन अकेडमी के हो या अपने हो। तो वो एक चीज ना बैक बैक इन द माइंड वो दिमाग में रहती है। तो इस वजह से मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि ये कहीं वो मेटा कम्युनिकेशन वाला कंसेप्ट तो नहीं है कि सर आज अच्छे लग रहे हो तो इसका मतलब पहले अच्छा नहीं लगता भाई। ऐसा मेरे दिमाग में एक चीज अचानक से आनी शुरू हो जाती है। तो इस वजह से मैं काफी बार इस चीज को इग्नोर कर देता हूँ, रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। ठीक है जी, मैसेज यार अब तो मैं मैसेज का रिप्लाई कर देता हूँ यार, मतलब पहले से ज्यादा करता हूँ। मे भी आप लोगों को मिल गए होंगे, बहुत सारे लोगों को रिप्लाई मिलते होंगे अब, मतलब हो सकता है कुछ को ना मिले हो, बट ऐसा भी नहीं है कि सबको नहीं मिलते होंगे, मिल जाते होंगे। मैं कोशिश करता हूँ, ट्राई करता हूँ मैं रिप्लाई करने की। टाइम का थोड़ा इश्यू हो जाता है यार, और कुछ नहीं। चलिए ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद एक और कंसेप्ट पढ़ते हैं, दैट इज कंपैरिजन। कंपैरिजन 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 उपमान। मैंने आपको इसको याद करने का तरीका बताया था। उपमान का मतलब क्या था? अपमान नहीं है ये, समझ रहे हो ना, आप अब हमारा अपमान कर रहे हो, ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट अपमान, दिस इज उपमान। उपमान का मतलब होता है कंपेयर करना। अप और डाउन से आप लोगों को याद करवाया था, अप डाउन 3 देखिए ना, तो उसको याद रखिए। अप डाउन वह उसी चीज की बात हो रही है। अप डाउन मतलब ऊपर की चीज को नीचे की चीज के साथ क्या किया जा रहा है? कंपेयर किया जा रहा है। ऊपर की चीज को नीचे की चीज के साथ कंपेयर की जा रही है, तुलना की जा रही है। तुलना नहीं होती, तुलना नहीं होती, तुलना होती है। तुलना, हाँ तुलना होती है, नॉट तुलना। अजीबोगरीब सी सेंटेंस मत, मेरी अपनी हिंदी मत क्रिएट करवाओ। ठीक है, लिखना होता है, अगर कोई हिंदी में लिखना होता है ना तो उसे हिंदी में लिखा करो, अंग्रेजी में लेके उसकी उसका चीरण मत कर दिया करो ना। सर तुलना क्या होता है यार? तुलना मतलब तुलना तो सुना, ये तुलना क्या होता है? तो तुलना करते हैं जब आप दो चीजों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तो उसको आप क्या बोल देते हो? दैट इज व्हाट वी कॉल कंपैरिजन। अब इसमें ना एक एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों ने याद रखनी है, जो इसका बेस है वो है, यहां पर जो रिलेशन होता है ना बेटा वो वाइस वर्सा होगा।
वाइस वर्सा समझ रहे हो ना, एक सर्कुलर रिलेशन होगा। सर्कुलर रिलेशन का मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात समझने की कोशिश करो कि अगर ए बी के जैसा है तो बी भी ए के जैसा है। आप चाहे ए को बी के साथ कंपेयर करो, चाहे बी को ए के साथ कंपेयर करो, देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, जैसे देखो, जैसे दिस इज यूर, ये एक ब्रोदर है, ब्रोदर, और ये एक सिस्टर है, सिस्टर, ये सिस्टर है, ये ब्रदर है। अब ये जो ब्रदर और सिस्टर के बीच में रिलेशन है, क्या ये वाइस वर्सा रिलेशन है? नो, ये वाइस वर्सा नहीं है, क्योंकि ये इसका भाई है तो ये इसकी बहन है। सर्कुलर रिलेशन नहीं है ना? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहता हूं कि मेरी मेरी बहन का तो एक भाई है, मेरा कोई नहीं है। कैसे? अगर मैं इस सोच विचार में पड़ जाऊं कि मेरी बहन तो बोलती है कि उसका एक भाई है, तो मेरा क्यों नहीं है? मैं अगर कंफ्यूज हो जाऊं, बाद में पता चलू कि वो तो मैं ही हूं। या मेरी बहन ये सोचती रहे कि इसकी तो एक बहन है, मेरी क्यों नहीं है, क्योंकि वही है। समझ रहे हो ना? सो दिस इज समथिंग जो आप लोगों ने उपमान में याद रखना है, कंपैरिजन में, दैट इज वाइस वर्सा। आप लोगों को इसका लॉजिक नहीं पता होगा, जब आप पानी पूरी खाने जाते हो ना, तो इसी वजह से वो आप लोगों को इतना खट्टा पानी देता है, इतना खट्टा पानी देता है, जितनी बार भैया बोलते रहोगे उतना ज्यादा खट्टा करता रहेगा। जितना ज्यादा बार भैया बोलोगे उतना ज्यादा खट्टा करता रहेगा। इस वजह से आगे से, मैंने जिस चीज के बारे में आपको पहले ही बताया। बट अगर यहां पर सिस्टर के साथ एक और सिस्टर होती, अगर सिस्टर के साथ एक और सिस्टर होती, तो ये वाइस वर्सा रिलेशन था। फिर ये वाइस वर्सा रिलेशन है कि भाई ये तू मेरी बहन, मैं तेरी बहन। समझ रहे हो ना? वो चीज होगी। या यहां पर अगर एक ब्रोदर के साथ एक और ब्रोदर का रिलेशन होता, तो ये इसका ब्रोदर, ये इसका ब्रोदर, तो ये वाइस वर्सा भी अगर आप बोलोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हो जाता। यहां पे नहीं हो। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनो। उपमान इज डिस्क्राइब्ड एज नॉलेज, नॉलेज डिराइव फ्रॉम सिमिलैरिटी। थर्ड है, उप का मतलब होता है सिमिलैरिटी, और सदृश्य बोल देते हैं, मान का मतलब होता है नॉलेज और कॉग्निशन। अब बहुत सारे लोग इसको बोलेंगे कि क्या सर ये तो उपमान जैसा हो गया, उपमान में भी तो यही था। सॉरी, अनुमान में, अनुमान में जो रिलेशन होता है वो यूनिवर्सल होता है, और ये एनालॉगी बेसिस होता है, जो आपको देखने में सही लग सकता है बट हो सकता है वो हो या ना हो। जैसे कई बार होता है ना, आप किसी पर्सन को देखते हो, आप उसे बोलते हो यार ये तो बिल्कुल इसके जैसा दिखता है ना? यस और नो? ऐसा होता है ना अक्सर। कोई दूसरे को बोलोगे कि यार ये देख उसके जैसा दिखता, उसको नहीं लगता, है ना? आप लोग ये मान के चलो कि आपकी शक्ल के 7 लोग इस पूरी दुनिया में हैं, और सिर्फ 15% चांस है कि आप उनसे कभी मिलोगे। हर इस दुनिया में हर शक्ल से मिलते जुलते 7 लोग हैं। मतलब जैसे तुम हो ना, ये जो तुम अपने हुस्न पे इतना हंकार करते हो ना, बेटा तुम्हारे जैसे डिट्टो 7 लोग और हैं। हो सकता है कोई कनाडा में बैठा हो सकता है कोई तंजानिया में हो सकता है कोई साउथ अफ्रीका के जंगलों में बैठा हो। तो तुम्हारे जैसे 7 और हैं। इट इज रियलिटी, यस। हो सकता है कोई बॉम्ब बन के उड़ भी चुका हो, है ना? चलो, यहां पर ये अनुमान से क्यों अलग है? क्योंकि जब हम अनुमान की बात करते हैं ना, व्हेन वी टॉक अबाउट अनुमान, अनुमान में जो रिलेशन होता है वो यूनिवर्सल होता है।
जो अनुमान में रिलेशन होता है बेटा वो यूनिवर्सल होता है। सर आज पूरा घमंड खत्म, सही है। उपमान एनालॉगी बेसिस पे होता है, तो मैं किसी चीज को किसी चीज के साथ रिलेट कर रहा हूं और जरूरी तो नहीं है कि वो होगी ही होगी भाई, है ना। जरूरी थोड़ी है कि वो होगी ही होगी। मुझे लग रहा है तुम्हें नहीं लगता, तुम्हें लगता है मुझे नहीं लगता, तो जरूरी नहीं है कि वो उस तरीके से कंपैरिजन में भी आएगा। ठीक है, तो ये होगा। जैसे इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ये गवाया वाली एग्जांपल आती है। ठीक है, जैसे एक एक उपमान की एग्जांपल मैं आप लोगों को यहां पे देता हूं। उपमान की एग्जांपल क्या है, ध्यान से सुनो कि when we tell a city name that wild cow is like a cow, later on when he sees a wild cow in the forest, आप आपके घर में एक गाय रखी हुई है, ठीक है, जिसका वो डनलप सा होता है, ऐसा गले में नीचे की तरफ लटक रहा होता है, ड्यूलैप बोलते हैं जिसको। आप उसको देखते हो और फिर आप एक जंगल में चले जाते हो, वहां पर आप एक जंगली गाय को देखते हो, वो भी उसी के जैसी नजर आती है। तो आप उनके बीच में क्या करते हो, आप एक उनके बीच में रिलेशन क्रिएट कर देते हो कि भाई ये जो जंगली गाय है या जो गवाया है वो हमारी गाय जैसा है, या जो हमारी गाय है वो उसके जैसी। समझ रहे हो? आर यू गेटिंग द पॉइंट? आप में से किसी के घर में है गाय? कोई है जिनके घर में गाय हो? कोई है जो अभी भी जिनके घर में गाय है? गवाया मतलब वो जंगली गाय वाला। यस है, चलो अच्छी बात। डॉगी तो नहीं रखा हुआ घर पे किसी ने, है ना? मैंने कुछ कहा क्या? तो मैंने कुछ नहीं कहा, फिर भी लोग हंस रहे हैं। मैंने कुछ कहा? मैंने कुछ नहीं कहा, आप हंस रहे हो। चलो, सो मीमांसा ने उपमान को एनालॉगी माना है, बुद्धिज्म ने इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। ठीक है, बुद्धिज्म ने भी इसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, आगे एक आपका क्या बोलते हैं, एक पूरा चार्ट आएगा जिसमें कौन से मतलब स्कूल ने कितने अनुमान को एक्सेप्ट किया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, वाह, इतनी इज्जत हमें नहीं मिलती थी जब हम छोटे थे। देखो क्या बात है, ऐसी फोटो देख के लगता है यार इंसान से अच्छा था हम बिल्ली होते, है ना। कितनी इज्जत से बैठे ना फोटोशूट की तरह, ऐसे हाथ पे हाथ रख के, जैसे शादी के लिए फोटो भेजनी है किसी बिल्ले को। चलिए जोक्स अपार्ट, तो यहां पर जो एक्चुअल वाइल्ड काउ है सीन इन द फॉरेस्ट, ठीक है, जो आपने गाय को कंपेयर कर दोगे, कुछ भी आप इस तरीके से कंपेयर कर सकते हो। तो मीमांसा के हिसाब से इसको एनालॉगी का नाम दिया गया है और बुद्धिज्म ने इसको इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ वैलिड का नाम दिया गया। ये होता है, ठीक है। मीमांसा एंड एडवर्टिसिन, इन्होंने ए की सिमिलैरिटी को बी और बी की सिमिलैरिटी को, ठीक है, वही आप लोगों को मैंने बताया था कि यहां पर जो रिलेशन होगा वो वाइस वर्सा रिलेशन होता है। और ये डायरेक्ट पूछा गया है, ठीक है, ये जो गवाया वाली एग्जांपल दिया ना, माई दिस गवाया इज लाइक माई काउ इज लाइक गवाया, इस तरीके से समझ रहे हो ना। तो वो जंगली गाय की तरह ही आपको अपनी गाय नजर आती है, ठीक है, आपको उस गाय में भी अपनी गाय नजर आती है, या कई बार आपको गाय में भी अपना चेहरा नहीं, अपना चेहरा नजर नहीं आता, उस गाय में आप लोगों को उस गवाया का चेहरा नजर आता है, या उस गवाया में आपको अपनी गाय का चेहरा नजर। ठीक है जी। सो दिस इज द बेसिक रिलेशन, इसका पूरा कंसेप्ट ही ये है
कि यहाँ पर जो पूरे का पूरा ध्यान आप लोगों ने देना है वो किस बात पे देना है बेटा, कि यहाँ पर जो रिलेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा रिलेशन होता है, वो वाइस वर्सा रिलेशन। बस यही इसकी पूरी कहानी, इसकी पूरी कहानी यही है कि वाइस वर्सा रिलेशन होता है। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल शुरू करेंगे उपमान के बाद जो हमारे अगले परमाणु छोटे छोटे रह गए हैं, उसके बाद अनुमान स्ट्रक्चर है, अनुमान का स्ट्रक्चर है, उसके बाद एक दो फैलेसी वगैरह छोटे छोटे से टॉपिक है वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है जी, आई होप कि इंडियन लॉजिक भी आपको इतना बोरिंग नहीं लगता होगा। मैं कोशिश करता हूं कि आपकी बेइज्जती करके थोड़ी बहुत आपको हंसा के याद करवा दूं। बेइज्जती नहीं है, बस ये है कि हाँ देखो इस दुनिया में याद रखिएगा एक बात, इस दुनिया में जो बंदा खुद पे हंस सकता है ना वो दुनिया का सबसे लक्की पर्सन होता है, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है। याद रखिए, अगर आप अपने आप पे हंस सकते हो ना, अगर आप अपने आप पे हंस सकते हो ना, तो इसका मतलब आपके अंदर वो स्किल है जो आपको आगे बहुत बहुत आगे लेके जाएगा। इससे पता क्या आता है, इससे आप लोगों का पेशेंस बढ़ता है। आप लोगों ने कुछ लोगों को देखा होगा, उनको छोटी सी बात बोल दो एकदम से आग बबूला हो जाते हैं। ऐसे लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि जब हमें सोसाइटी में रहना पड़ता है ना, हमें अपने दोस्तों में, हमें सोसाइटी के अंदर रहना होता है, तो हमें बहुत सारी चीजों को टॉलरेट करना पड़ता है, तो इससे पेशेंस लेवल भी आता है। तो अगर यहाँ पर मैं एक दो चुटकुले आप लोगों पे सुना देता हूं तो उसको दिल पे मत लिया करो, क्योंकि वो चुटकुले नहीं, एक्चुअली में वो सच्चाइयां ही होती है। ठीक है, अब इसको भी दिल पे मत ले लेना, ये भी एक चुटकुला ही था। ठीक है सर, द मेन 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 ऑब्जेक्टिव यही होता है कि टॉपिक जितना मर्जी डिफिकल्ट हो, उसे अगर आप सिंपल भाषा में पढ़ने की कोशिश करोगे, अगर आप उसे सिंपल लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश करोगे, तो वो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ आए। ठीक है, चलिए मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में 2 बजे, और उसके बाद आज पेपर 1 की एक ही क्लास है, उसके बाद पेपर 2 की 2 क्लासेस हैं, और फिर आज शाम को तो कल परसों तक, कल आईसीटी की एक क्लास है शायद, या टीचिंग की है, वो कल हम खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।